आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल TGT PGT LT फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। अपनी पिछली सीरीज में हमने कंकाल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू को जो है कंप्लीट कर लिया था। ये सारे टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजक ऊतक। आज हम इससे एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके मैं आपके साथ यहाँ जुड़ने वाली हूँ। जो भी फिजिकल एजुकेशन की कंपटीशन की बुक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे हमेशा क्वेश्चन जुड़ते हैं, उन सब बुकों को एक नोट्स के फॉर्म में, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपके सामने जो है लेकर आ रही हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, इसको फॉलो करते हो, तो टिश्यू से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले हमने जो कल पढ़ा है, हम अपनी मेमोरी को एक बूस्टर डोज के रूप में जो है बूस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो है उस हद तक मदद करना मेरी जिम्मेदारी है जहां से आपका जो है सिलेक्शन हो सके। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको जो है याद भी करवाने की। तो बूस्टर डोज के रूप में हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो हमारे दिमाग में जो है एक मेमोरी की तरह फीड हो जाए। तो चलिए देखते हैं। कल हमने पढ़ा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उससे पहले कनेक्टिव टिश्यू जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके कितने पार्ट हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है जोड़ना। रेशेदार होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जुड़ेंगी, क्योंकि रेशे आपस में आराम से जुड़ जाते हैं। इसका पहला पार्ट है सामान्य कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है? ये एक फिलर का काम करता है। जहाँ जहाँ भी शरीर में खाली स्थान पाया जाएगा तो वहाँ कौन सा होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? ये हमारी वसा, ये जो हमारा पेट निकला हुआ है, जो साइड फैट निकला हुआ है, ये सब क्या है? इसका निर्माण किससे हुआ है? वसा से। तो ये किस रूप में है हमारी बॉडी में? ये है एडिपोज टिश्यू के रूप में। थर्ड है वर्णक, जो पिगमेंटेशन, जो हमारे वर्णक, इंग्लिश में इसको पिगमेंटेशन कहेंगे, जो पिगमेंटेशन हो जाती है हमारे फेस पे, हमारे हाथों पे, तो ये किस तरह का टिश्यू है? वर्णक टिश्यू है। फोर्थ है जलमय टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे? टेंडन को। और दूसरा किसको पढ़ेंगे हम? लिगामेंट को। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, टेंडन जहाँ भी आए तो इसका मतलब जो है टेंडन क्या होता है? कठोर होता है, थोड़ा सा ठोस रूप में होता है। इसमें जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो ठोस रूप में पाई जाती है। जो है इसके जो फाइब्रोब्लास्ट है वो भी एक पंक्ति में पाए जाएंगे। इसके खिंच जाने से कौन सी चोट लगती है? इसके खिंच जाने से स्ट्रेन नामक चोट जो है हमें लगती है। सेकंड वन इज है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट लचीला होगा, ये लचीली फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में पाया जाएगा। और अगर ये खिंच जाता है तो हमें किस प्रकार की चोट लगती है? लिगामेंट के खिंच जाने से हमें स्प्रेन जो है चोट लगती है। इसमें कोलेजन जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी? वो थोड़ी सी लचीली होगी। फाइब्रोब्लास्ट कैसे होंगे? मैंने बताया है लचीला है तो विभिन्न दशाओं में फैले होंगे। विभिन्न दशाओं में फैलने से ये आसानी से जो है मुड़ सकता है। अगला देख लेते हैं। अगला है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकालीय संयोजी ऊतक। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी अस्थि बोन और हमारी दूसरी है उपास्थि, हमारी कार्टिलेज। अस्थि का जो मटेरियल होगा वो जो है कैसा होगा? वो ठोस होगा। उपास्थि कैसी होंगी? उपास्थि लचीली होंगी। जहाँ पे हमारे शरीर को लचीलेपन की आवश्यकता है, थोड़ी सी झुकाव की आवश्यकता है, तो वहाँ किस प्रकार की जो है स्केलेटल पाया जाएगा? वहाँ पे उपास्थि पाया जाएगी। जैसे हमारी बैकबोन में क्या होगी? उपास्थि होगी। हमारी ट्रैकिया, जो हमारी श्वास नली है, उसके अंदर क्या होंगे? उपास्थि के छल्ले होंगे, जिससे वो आपस में ना चिपक पाए। अगला देख लेते हैं जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंतर्गत हम देखेंगे रक्त और लसिका। अब चलिए जो हमने कल पढ़ा एक नज़र उसको भी देख लेते हैं।
अब हमने पढ़ा कल स्केलेटल टिश्यू, इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण टिश्यू आ गए, अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। अब अस्थि को देख लेते हैं। अस्थि के अध्ययन को एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हम इसको जो है देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक दोस्तों बात करना शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने थोड़ी सी फील करी और जो है मैंने कल महसूस करी, तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगा, तो मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। कल मुझे कहीं जाना था और बहुत गर्मी थी, तो जब मैं वहाँ से वापस लौट रही थी तो मुझे बड़ी प्यास लग रही थी। तो मैंने देखा एक हैंडपम्प था, मैं अपनी जो है व्हीकल अपना वहीं पे रोक के हैंडपम्प तक गई, मैंने वहाँ पानी चलाया और पिया, तो तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिली। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब जो है अब मुझे चक्कर आ जाएगा और अब आ जाएगा। जैसे ही मैंने हैंडपम्प चलाया तो एक गाय पास में खड़ी हुई थी, मैं वहाँ से हटी तो वो दौड़ के आई और जो एक एक 2-2 बूंद पानी वहाँ पे गिर रहा था वो बेचारी उसको चाटने लगी। मैं वहाँ गई, मैंने हैंडपम्प चलाया, उसने बहुत देर तक पानी पिया। तो जो मेरी बेचैनी थी, जैसा मैं फील कर रही थी, ऐसा ही पानी के लिए वो फील कर रही होगी। हमारे पास तो रिसोर्स हैं, हम कह सकते हैं, किसी से मांग भी सकते हैं, हैंडपम्प को चला के भी पी सकते हैं, लेकिन वो बेचारे पशु जितने भी जानवर हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मनुष्य इतना जो है सेल्फिश हो गया है, हम उनकी इस हालत के भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो आप भी कोशिश करिए, जहाँ आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप कोशिश करिए कि वो पानी की व्यवस्था वहाँ आप पे कर पाएँ। ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर कोई टब, कोई पुराना टब ऐसा रख दीजिए, क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं तो वहाँ पे आके पानी पी सकें। इतना तो इंसानियत के नाते भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो अंदर इंसानियत भी बची रहनी चाहिए। कर ही सकते हैं, करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मन को। तो चलिए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा अस्थि। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? इसके अध्ययन को हम कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। इसके अंदर प्रोटीन किस प्रकार की पाई जाएगी? इसके अंदर प्रोटीन होगी ओसीन। इसके भाग क्या होंगे? इसके जो अस्थि के जो भाग होंगे वे पेरियोस्ट्रियम, सबसे ऊपरी परत, ओस्टियोसाइट, जो इसके अंदर कोशिकाएं होंगी वो ओस्टियोसाइट होंगी, और मैट्रिक्स, इसके अंदर फिर मैट्रिक्स होगा, और बोन कैविटी भी जो है इसका ही पार्ट है। अस्थि के अंदर एक प्रकार की नली पाई जाती है, जो मेनली मुख्यतः लंबी अस्थियों के अंदर होती है। आप कभी कहीं पर लंबी हड्डी पड़ी हुई देखोगे तो वो ट्यूब आपको जो है नली दिखती है, तो उस नली को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेवासियन नली कहा जाता है। अब जहाँ चपटी और लंबी हड्डियों के बीच में एक खोखला स्थान, जहाँ पे ये मिलेंगी तो क्या होगा? एक खोखला स्थान होगा। उस खोखले स्थान को क्या कहा जाता है? बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनका निर्माण होता है। कहाँ होगा? बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पे होगा? जहाँ लंबी और चपटी हड्डी एक दूसरे में जुड़ेंगी, वहाँ पे एक खोखला स्थान जो है बन जाएगा। वहीं पे किसका निर्माण होगा? बोन मैरो का। अगला देख लेते हैं। अगला है उपास्थि, मतलब कार्टिलेज। इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी कहेंगे। इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा? कोर्ड्रीन प्रोटीन पाया जाएगा। इसके भाग क्या होंगे? हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज क्या होंगे? इसके भाग होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह वह टिश्यू होता है जो तरल फ्लूइड अवस्था में होकर भी शरीर के अंगों को जोड़े रखता है। जैसे ब्लड हो गया और जो है लिम्फ हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया है, आगे वाले उसमें बताया है पेज पे। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में परिसंचरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है बॉडी में करता है। इस तरह से ये क्या करता है? सारे शरीर को एक दूसरे से जोड़े रखता है। अब इसके अंतर देख लेते हैं। तरल संयोजी ऊतक के कितने भागों में बांटा गया है? तो तरल संयोजी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज ब्लड और दूसरा लसिका। अब देख लेते हैं ब्लड का जो संगठन है, जो उसकी कंपोजिशन है, वो किस प्रकार की है? ब्लड का मैट्रिक्स हल्के पीले रंग के द्रव के रूप में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा
में टिश्यू की कणिकाएं जो हैं तैरती रहती हैं। बच्चों एक एक वो होता है, एक द्रव होता है। उस द्रव का कलर कैसा होता है? हल्के पीले रंग का। उसको क्या कहेंगे? उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। सब कुछ आपको इमेजिन करते हुए जाना है। ये सब आपकी बॉडी के अंदर है। तो जो है आप इमेजिन करो ब्लड में मतलब आप इमेजिन करो कि एक द्रव है। ये द्रव ही तो है। ये द्रव क्या है? ये मतलब आप सोचो ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? प्लाज्मा और क्या है? दूसरी चीज क्या है? सेल। तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई, इसका संगठन हो गया। ये किस किस से मिलकर बना है। अगला देख लेते हैं, रुधिर को संरचनात्मक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने ऊपर बताया है आपको, उसके मैट्रिक्स में दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या होंगी? ये रुधिर कणिकाओं के अंदर आएंगी। रुधिर का अर्थ एवं कार्य। रुधिर का मतलब क्या अर्थ है और ये हमारी बॉडी में क्या काम करेगा। रुधिर हल्के या गहरे रंग का गाढ़ा अपारदर्शी, स्वाद में नमकीन और क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। तो रुधिर क्या है? हल्के और गहरे रंग का अपारदर्शी। ये बिल्कुल भी मतलब जो है विजिबल, मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। स्वाद में कैसा लगता है आप सभी को पता होगा, जब कभी कभी उंगली कट जाती है ना, बचपन में कटती थी तो वो सीधा फिर मुंह में ही जाती थी। तो स्वाद में कैसा है? नमकीन। नमकीन है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा, संयोजी ऊतक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? गहरे रंग का आपको पता ही है, सबको गहरे रंग का है। बचपन में सबकी उंगली कटी होगी, मुंह में ही गई होगी, अधिकतर बच्चों की जाती है, अब तक भी जाती है हमारी। तो नमकीन है। नमकीन है तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू है। अब देख लेते हैं रुधिर की उत्पत्ति, उसका प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो रुधिर की उत्पत्ति जन्म भ्रूण के समय मेसोडर्म से होती है। मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? मेसोडर्म से। और जन्म के बाद मैंने पहले आपको बताया, जन्म के बाद उसकी जो है उत्पत्ति कहाँ से होगी? बोन मैरो से। अब देख लेते हैं ब्लड, रुधिर शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत होता है। तो यह शरीर के कुल भार का, कुल वेट का 7 से 8% होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है, और जो हमारा पूरा बॉडी वेट है उसका 9/3वां भाग होता है। तो कैसे, अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले बच्चों, मैं इस तरह से क्वेश्चन को जो है आपके सामने लेके आती हूँ कि वो कैसे भी पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होगा? 5 से 6। और अगर पूछेगा मनुष्य में कितना पाया जाएगा तो भार का कितना प्रतिशत होगा? 7 से 8%। और अगर पूछेगा कि मनुष्य में कितना पाया जाएगा तो 5 से 6 लीटर। और बॉडी वेट का कौन से भाग होगा? तो 9/13वां भाग बॉडी वेट का यहाँ होगा। आप ये नहीं सोचना है कि मैडम से रुधिर से, ब्लड से इतने 1, 2, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये इतना ज़्यादा हमें पढ़ा रही है। ये मतलब क्या है? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना कंपटीशन है, आपको ऐसे ही यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पे पढ़ने के बाद में एक बात की तो गारंटी है, आपको डिफरेंट बुकों या कहीं भी किसी भी जगह जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ते ही आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल हो जाएगा। आप अगर टीजीटी का एग्ज़ाम देते हो तो 125 में से 120 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। अगला देख लेते हैं, स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कितनी होती है। तो जो वुमेन होती हैं उसमें रुधिर की मात्रा कितनी होगी? लगभग 4 से 5 लीटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये ब्लड है, ये ब्लड का क्या काम है? तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन को फेफड़ों में, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है उसको हार्ट में ले जाएगा, हार्ट से फेफड़ों में ले जाएगा, फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको फिर वापस हार्ट में लाएगा और उसको पूरे शरीर में हमारा जो है क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। पोषक, इसको हम आगे जब हम जो है हार्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम सब जो है डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी। अभी फ़िलहाल हम बस इसके काम देख लेते हैं कि काम क्या क्या है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग जो है बीच में स्किप करके इसको भाग जाओगे। चलो देख लेते हैं रुधिर के क्या कार्य हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, चौथा है शरीर के तापमान का नियमन, मतलब उसको जो है नियंत्रित करना,
और 5वां है हार्मोन्स का परिवहन करना। 6ठा है पीएच का नियंत्रण करना। 7वां है शरीर की रोगों से रक्षा करना। 8वां है रक्त के बहाव को रोकना, क्लोटिंग के द्वारा रक्त के बहाव को भी ये रोकता है। आगे है समस्थैनिकता बनाए रखना। फिर है स्फीति दशा को मेंटेन रखना, और अनुवांशिकता को भी कहीं ना कहीं ये हमारी जो है प्रभावित करता है। अब देख लेते हैं ब्लड को संरचनात्मक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो 2 भागों में हम इसको बांटेंगे, प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो जो प्लाज्मा है मैंने आपको बताया, उसी प्लाज्मा के अंदर तो जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो वो रुधिर का कितना भाग है? तो वो रुधिर का 55 से 60% भाग है, जो शरीर के कुल वेट का कितना है? 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होगी? वो 90% होगी। 10% क्या होंगे? वो अन्य पदार्थ होंगे। प्लाज्मा में 10% अन्य पदार्थों में कौन कौन से शामिल हैं? तो 90% हमने क्या देखा? जल, पानी, और जो 10% हैं उनके अंदर क्या क्या है वो हम अब देखेंगे। पहला है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा? रुधिर की प्रोटीन, हार्मोन्स और एंजाइम। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या होगा? इसमें सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम बाइकार्बोनेट प्रमुख है। बाकी इसमें कैल्शियम, आयरन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनके अलावा कार्बनिक, अकार्बनिक के अलावा इसमें कुछ जो है विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती हैं। रुधिर का कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं का बना है? तो हमने क्या देखा था पहले? हमारा जो है 50 से 60% भाग किसका बना है? जो है हमारा प्लाज्मा का बना हुआ है। अब हम रुधिर कणिका जो बाकी बची उसका वो भाग किसका होगा? तो वो रुधिर कणिकाओं का होगा। तो रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाओं का बना है, ब्लड कार्पल्स का बना हुआ है। और इनकी जो प्रतिशतता होती है उसको हम क्या कहेंगे? हेमेटोक्रिट के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होंगी, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट जो है इनको कहा जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो आरबीसी जो होंगी वो कितनी होंगी? लगभग 30 मिलियन होती हैं। पुरुषों में इनकी आरबीसी की संख्या क्या होगी? जो है 55 लाख प्रति घन mm होगी, तथा स्त्रियों में इनकी संख्या कितनी होगी? 40 से 50 लाख प्रति घन mm होंगी। मैंने आपको कहा है मैं क्वेश्चन हर तरीके से आपके सामने जो है लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो बहुत महत्वपूर्ण टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की जो बुकें हैं ये उन्हीं बुकों का जो है, एक बुक किसी एक बुक का नहीं है, 3 से 4 बुकों का ये जो है निचोड़ है। यहाँ टीजीटी, पीजीटी की तो मैं सिलेबस की तो आपकी तैयारी कराऊंगी, लेकिन कुछ टॉपिक जो हमारे एलटी ग्रेड, केवीएस और एनवीएस में है, जैसे ड्रॉपिंग हो गया, इन सब के लिए मैं आपको जो है अलग से वीडियो लेके आऊँगी। अब देख लेते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और इसका जीवन काल कितना होता है। तो भ्रूण जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो इस अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होगा? लीवर में और पलीहा में होगा। और जो है शिशु के जन्म के बाद अगर ये मेसोडर्म आता है तो आप मेसोडर्म टिक करेंगे, अगर मेसोडर्म नहीं है, पलीहा है, लीवर है, तो आप लीवर या पलीहा में टिक करोगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तथा शिशु के जब पैदा हो जाता है तो जन्म के बाद कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? तो आरबीसी की जो एक सेल है उसका जीवन काल होगा 120 दिन। आरबीसी का शरीर में क्या कार्य है? तो ये क्वेश्चन आपको जनरली पता होगा। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है पूरी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो मनुष्य में इनकी संख्या जो है 5000 से 9000 के बीच में है। तो अगर 5000 से 6 आए, 7 आए, जो है 9 आता है, 6 से 9 आता है और जो है 7 से 9 आएगा, तो आपको बिल्कुल जो है टिक कर देना है, क्योंकि 5 से 9 के बीच में जो है इनकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या काम है? तो इनका क्या काम होगा? शरीर में हानिकारक जीवाणु जो हमारे बैक्टीरिया है उनसे क्या है, और जो हमारे विषाणु है उनसे क्या है, लड़ना है, उनका भक्षण करती हैं और हमारी बॉडी को ये क्या है, इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करती है। कोरोना के टाइम में सबसे बढ़िया काम जिसकी बॉडी में इन्होंने करा है वो बच गया है, तो इनको अपनी बॉडी में बनाए रखना है।
डब्ल्यूबीसी के कितने उपप्रकार होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। श्वेत रुधिराणु किस प्रकार के होते हैं? तो जो श्वेत रुधिराणु होंगे वो रंगहीन होंगे, उनमें कोई रंग नहीं होगा। और जो डब्ल्यूबीसी होंगी वो जो है रंगीन होंगी। जो आरबीसी होंगी हीमोग्लोबिन के कारण उनका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या रुधिर में कितनी होती है? तो प्रति घन mm शरीर में इनकी संख्या क्या होगी? 2.5 लाख तक होती है। और डेंगू में क्या होता है? इनका जो है गिरना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में क्या करती हैं? हमारी मदद करती हैं। किनकी उपस्थिति के कारण रुधिर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्लड के अंदर एक होता है हेपरिन पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति के कारण जो है रुधिर जमता नहीं है और वह जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन सी प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है? तो ये जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। ये क्या करती है? रुधिर का थक्का जमाने में, जब चोट लगती है तो खून के बहाव को रोकने के लिए थक्का जमाने में मदद करती है। और खून में जो है लिक्विड किसकी वजह से होता है? तो आपने पढ़ा है पीछे जो है क्या पढ़ा है हमने पीछे? हेपरिन प्रोटीन की वजह से जो है क्या होता है? वो लिक्विड होता है। रुधिर का थक्का जमना कैसी प्रक्रिया है? तो कैसी प्रक्रिया है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। रुधिर में संकटकालीन प्लग किसको कहा जाता है? तो किसको कहेंगे संकटकालीन प्लग? तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है। अत्यधिक रक्त हानि में कौन सी चिकित्सा विकसित होती है? तो आघात। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है तथा शरीर में सहने की क्षमता जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जब खून की जो है ज़्यादा हानि हमारे शरीर में हो जाएगी। कौन सा प्रकार रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सहायक है? तो क्या करते हैं? दाबते हैं ना सबसे पहले, तो दबाव रक्त को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है। खून का तरल भाग कौन सा है? तो खून का तरल भाग है प्लाज्मा कितना है? 90% है। तो 10% अन्य पदार्थ, उन 10% में 8% प्रोटीन हो गया, 0.9% नमक हो गया और 0.1% अन्य पोषक तत्व हो गए। अगर क्वेश्चन आपसे वैसे पूछता है तो कार्बनिक में भी आप लगाओगे। अगर इस तरह से पूछा है तो प्रोटीन और नमक कितना होता है, तो इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिज़ाइन कर दिया है। अगला देख लेते हैं, किस रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता? तो आरबीसी जो हमारी होती है इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है? तो न्यूट्रोफिल किसके अंतर्गत आती है? डब्ल्यूबीसी के। तो सबसे ज़्यादा जो है किस प्रोटीन का होता है? तो न्यूट्रोफिल का सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में होंगी। इनकी संख्या 50 से 70% तो डब्ल्यूबीसी में क्या होगा? न्यूट्रोफिल ही होंगी। बाकी जो चीज़ें बची हैं वो बाकी जो है 30% 30 से 60-40% होंगी। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो ये है मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अंदर मोनोसाइट 5.3% है। इसका व्यास कितना होता है? 15 से 30 माइक्रोमीटर इसका व्यास होगा। ब्लड का थक्का जमने में कौन सी विटामिन जो है सहायक है? तो विटामिन है विटामिन के। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसी है उनका लाल होता है। ये किससे मिलकर बना है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का अर्थ है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ है प्रोटीन। सामान्यतः रक्त में इसकी मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल कितना होगा? इसका जीवन काल होगा 7 से 10 दिन। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डब्ल्यूबीसी कणिका में होंगे और दूसरी क्या होगी? कणिका विहीन होगी। हीमोग्लोबिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं ब्लड वाले में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें जो आप पढ़ते हो ना, ये पढ़ रहे हो जो आगे जो है बेसोफिल वगैरह, इनका भी कणिका में और कणिका विहीन में जो है डिवाइड हो जाती हैं। कुछ कणिका जो हमने पढ़ा है इसके उप प्रकार, वो कुछ कणिका में आ जाएंगे, कुछ कणिका विहीन में आ जाएंगे। तो मुख्य प्रकार से कणिका में और कणिका विहीन। इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने नीचे लिख दिया है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए शरीर में आवश्यकता होती है लोहे की। हमें प्रतिदिन 10 ग्राम जो है लोहे की आवश्यकता होती है। रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंध का
प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, 98.5% है। रक्त का थक्का बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो रक्त को जमने के लिए जो है फाइब्रोजन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उसके अलावा कैल्शियम की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। रक्त में संचारित होते हैं, क्या इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है, तो हार्मोन्स का होगा, ऑक्सीजन का होगा, एंजाइम आदि बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका ट्रांसपोर्टेशन जो है रक्त के माध्यम से होगा। रक्त कैंसर किसके रूप, रक्त में जो कैंसर हो जाता है बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको किस रूप से जाना जाता है, तो उसको जाना जाएगा ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाएगा। सब जो है रक्त में जो है ल्यूकीमिया की मात्रा जो अचानक से बढ़ जाती है, इनकी सेल्स की मात्रा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं, ब्लड खत्म हो गया, अब देख लेते हैं लसिका। लसिका क्या है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा जो है, लेकिन हमें तो सिलेक्शन लेना है ना, हमें पढ़ना है, तो हमें तो इतना तो हमें करना ही होगा। तो देख लेते हैं लसिका क्या है। जब रक्त केशिकाओं से होकर बहता है तब रुधिर का रक्त का कुछ भाग भौतिक और रासायनिक कारणों से केशिकाओं के बाहर पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। इसी निकले हुए भाग को रक्त लसिका कहलाता है। जैसे हमारा परिसंचरण तंत्र है, उसी तरह एक लसिका तंत्र है जो बिल्कुल हमारे रक्त के परिसंचरण तंत्र की तरह ही जो है काम करता है। उसमें भी हमारे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ये सब बहते हैं, लेकिन उनकी मात्रा रक्त से कम होगी। जब रक्त की नलिकाओं से रक्त बहता है तो कुछ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन बॉडी में होते हैं, जिससे वो रक्त छनकर बाहर आ जाता है और किस में बहना शुरू कर देगा, लसिका में बहना शुरू कर देगा। लसिका क्या, इस तरह से हम देखें तो क्या होगी, जो हमारी सेल है और जो हमारी जो है रक्त नलिकाएं हैं, उनके बीच में क्या होगा, बिचौलिए का काम कौन करेगा, जो है लसिका करेगी। लसिका का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका, लसिका का दूसरा, इसको हम कहेंगे दूसरा परिसंचरण तंत्र, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हम इसको कहेंगे। लसिका में किसकी अधिकता होती है, लसिका में WBC की, एक WBC ही ऐसा है जिसकी इसमें अधिकता होगी। उसके अलावा RBC, हमारी जो है कार्बन, हमारी ऑक्सीजन, हमारा लोहा, पोषक तत्व, एंजाइम, इन सब की मात्रा कम होगी। किसके कंपैरिजन में, ब्लड, हमारे रुधिर के कंपैरिजन में क्या होगी, इनकी मात्रा कम होगी। सिर्फ किसको छोड़ के, WBC को छोड़ के। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ लेना है कि WBC की अधिकता होगी, बाकी भी रुधिर में जितनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं उनकी सब की मात्रा क्या होगी, इसमें कम होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा परिसंचरण तंत्र हम इसको कहेंगे। लसिका किस रंग का पदार्थ है, यह क्या है, एक रंगहीन या फिर हल्के पीले रंग का ये आपको दिखाई देगा। लसिका का क्या कार्य है, शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, हार्मोन, पोषक तत्वों का परिवहन करने का कार्य है। अरे हम इसको कह ही रहे हैं दूसरा परिसंचरण तंत्र, तो यही तो काम करेगा, लेकिन ये सब कैसे होंगी, इसमें कम मात्रा में होंगी। अब थोड़े से चेंज के लिए जो है हम जो है करंट अफेयर जो है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे इस साल के लिए भी और आगे आने वाले जब भी एग्जाम होंगे उसके लिए, थोड़े से चेंज के लिए, ताकि हमारे पास पेपर में इतना सिलेबस खुद ही है पढ़ने के लिए। जो करंट अफेयर है वो बल्क में ना इकट्ठा हो, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज भी मिल जाएगा और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो इससे तो बढ़िया बात कोई है ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, छोड़ के कहीं नहीं जाना है। मैं एक से एक जो है अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेके आती हूँ। महिला प्रीमियर लीग 2023 इसी बार खेला गया। जो है IPL आपने देखा होगा, लेकिन वुमेन प्रीमियम लीग जो है 2023 में ही पहली बार जो है खेला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, आप जो है नोट्स बना लो, इसके सामने स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वैसे भी आप इसको जो है याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप नोट्स बनाते हो बच्चों, तो ये तो आपको आधे तो वैसे ही याद होने हो जाने हैं, तो आप कोशिश करो कि नोट्स बनाओ। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो दिन में 2 बार आपको इस वीडियो को जो है देखना होगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे और बिल्कुल साधारण भाषा में लिखे हुए हैं। अब जब नौकरी लेनी है तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें विजेता कौन है। विजेता है इसमें मुंबई। उपविजेता कौन है, रनर अप कौन है, रनर अप है दिल्ली कैपिटल। इसका संस्करण कौन से नंबर का था, तो ये पहला था। ऑरेंज कप विजेता कौन है, ऑरेंज कैप किसको मिली है, तो मैग लेनिन को मिली है। ये कब दी जाती है सबसे ज़्यादा, ये कौन से का है, दिल्ली कैपिटल के हैं और की जो है महिला है, और इसकी ये कब दी जाती है, सबसे ज़्यादा रन बनाने पे जो है इसको दिया जाता है। पर्पल कैप
विजेता कौन है? तो हेली मैथ्यूज़ है। ये कहाँ की है? ये मुंबई इंडियन की है। ये कब दी जाती है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने पे जो है पर्पल कैप दी जाती है। ऑरेंज कैप रन बनाने में, पर्पल कैप जो है विकेट लेने में। इसका शुभांकर क्या था? शुभांकर था इसका शक्ति। मुंबई इंडियन की कप्तान को थी तो हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियन की कप्तान थी। इसका स्पॉन्सर कौन था? इसका स्पॉन्सर था टाटा। आप देखोगे जितने भी गेम है, मतलब जो थोड़े से कहीं ना कहीं दब गए हैं, उनको कौन प्रमोट कर रहा है? तो कौन प्रमोट कर रहा है? रतन टाटा जी कर रहे हैं। हॉकी छोड़ो और जो है महिलाओं का क्रिकेट हुआ, तो उनमें सब में कौन सहयोग दे रहा है? तो रतन टाटा जी सहयोग दे रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है टाटा की चीज़ें खरीदें। सबसे ज़्यादा चैरिटी भी इंडिया में वही करते हैं। इनमें से कितनी टीमों ने भाग लिया इस बार? पहली बार हुआ तो सिर्फ 5 टीमों ने भाग लिया है। सबसे महंगी खिलाड़ी जो है कौन बनी इसकी? तो स्मृति रंधावा बनी। 3.4 करोड़ की जो है इनके जो है इन्होंने लिए हैं आईपीएल खेलने के लिए। कौन सी टीम की थी? ये आरसीबी की टीम की थी। अब हरमनप्रीत कौर के लिए क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले किसी भी भारतीय महिला को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं दिया गया है। ये पहली भारतीय है। इसको भी आप जो है स्टार लगा लेंगे इसके सामने भी। अगला देख लेते हैं। अभी भारत में ही संपन्न हुई है जो है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। आयोजन स्थल क्या है? दिल्ली भारत है। संस्करण कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का था। IBA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। भारत में स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? इसमें तो कितने गोल्ड जीते हैं? इसमें जो है भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। तो किसने जीता है? जो है लवलीना जी ने जीता है। कितने वेट में जीता है? 70 से 75। निखत जरीन ने जीता है कौन से वेट में? 40 से 48 जो है 48 से 50। इनके साथ साथ आपको इनका वेट भी याद रखना है। नीतू घनघस ने जीता है 45 से 48 में। स्वीटी बोरा ने जीता है 75 से 81 kg वेट में। IBA की शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की शुरुआत हुई थी 2001 में। निखत जरीन महान मुक्केबाज खिलाड़ी MC मैरी कॉम जी, जिन्होंने जो 6 बार विश्व चैंपियनशिप बनी है, उनके बाद 2 बार लगातार गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला जो है निखत जरीन बन गई हैं। भारत का इसमें कौन सा स्थान था? भारत में इसका जो है पहला स्थान था। 4 गोल्ड के साथ भारत ने पहला स्थान जो है इसमें प्राप्त किया। चीन ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। चीन के 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल थे। तो इन्होंने कौन सा स्थान ग्रहण किया है? तो 7वां स्थान ग्रहण किया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि भारत के 4 है, चीन के 7 है, तो कैसे चीन का दूसरा स्थान हो गया? गोल्ड की मात्रा, नंबर ऑफ गोल्ड देखा जाता है, तो नंबर ऑफ गोल्ड कहाँ ज़्यादा है? भारत के पास है, तो भारत का पहला स्थान है। और चाइना का कौन सा स्थान है? चाइना का स्थान है दूसरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी पार्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम अपना मांसपेशी टिश्यू पढ़ेंगे। आज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। आपकी जो भी क्वेरी है, आप वीडियो में कोई चेंज या जो है पढ़ाने का आपको कोई और आपको लगता है कि इस तरह से और अच्छा हमें समझ में आ सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ तो बहुत सारे हो जा रहे हैं लेकिन जो है सब्सक्राइबर बहुत कम है। चलिए, इसके साथ ही इससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, जो है बहुत ही दुख की बात है। आपको पता होगा कि हमारे जवान जो है शहीद हो गए हैं पुंछ में आतंकवादी हमले में। तो आप जो है 2 मिनट 3 मिनट निकाल के उनके लिए प्रार्थना करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को हिम्मत दे कि ये ऐसा है नहीं, ये दुख जिसके लिए हमें बोलते हुए भी इतना मतलब दुख महसूस होता है, ये पीड़ा वो कैसे सहेंगे। और आप लोग तो भावी अध्यापक हो या फिर कुछ हैं भी, आप में से बहुत सारे अध्यापक भी होंगे, तो हमारे पास तो एक प्लेटफॉर्म है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी शुरुआत करें जिससे समाज में बदलाव आए, शिक्षा का स्तर बढ़े, क्योंकि ये सब चीज़ें जो कमियां हैं ये शिक्षा ही इसको कहीं ना कहीं इसको मिटा सकती है, जिससे कभी किसी के घर
घर में आतंकवादी पैदा ना हो और किसी का घर इस तरीके से ना उजड़े जैसा उन जवानों के साथ में हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर वो हैं, तो तभी हम अपने घर में अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 2 मिनट 3 मिनट आप भगवान के लिए, भगवान से उनके लिए प्रार्थना जरूर करिएगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये इतना असहनीय दुख झेलने की हिम्मत दे। मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।